हेलो स्टूडेंट। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मानक विचलन, समांतर माध्य की सहायता से और कल्पित माध्य की सहायता से निकालना सीखा था। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं और टॉपिक है विषमता। स्क्यूनेस। ठीक है, देखिए विषमता जो है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो सेंट्रल टेंडेंसी हैं, सांख्यिकी मापें हैं, उसमें श्रेणी की सभी विशेषताओं के बारे में वो नहीं बता सकती थी। अर्थात ये मापें श्रेणी के स्वरूप को नहीं बता सकती थी। जो विषमता की माप है वो श्रेणी के स्वरूप को बताता है, अर्थात श्रेणी सममित है अथवा असममित है। ठीक ना। तो किसी वितरण में सममितता से दूर हटाने की प्रवृत्ति विषमता कहलाती है। इस बात को सब लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सिम्पसन थे, एक सांख्यिकीविद थे, उन्होंने कहा था कि विषमता किसी बारंबारता बंटन की एक ऐसी माप है जो यह स्पष्ट करती है कि बंटन से ज़्यादा पदमूल्य किस ओर झुके हुए हैं। सामान्यतः बारंबारता बंटन दो प्रकार का होता है, एक सममित बंटन होता है, एक असममित बंटन होता है। ठीक है ना, यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमको यहाँ से मिल क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर विषमता की जांच की बात आए तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना चाहिए। समांतर माध्य आप कैलकुलेट कर लीजिए। माध्यिका कैलकुलेट कर लीजिए। बहुलक कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है ना। और यदि आपको जांच अगर करनी है, टेस्ट अगर करना है, तो नंबर 1, यदि मान लीजिए बहुलक एम नॉट कैसे रिप्रेजेंट कर, किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, बहुलक के लिए, कि वैल्यू माध्यिका से छोटी हो और माध्यिका समांतर माध्य से छोटा हो, तो विषमता जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। नंबर 2, यदि समांतर माध्य छोटा हो माध्यिका से और माध्यिका छोटा हो बहुलक से, तो विषमता ऋणात्मक होती है। ठीक है। जहां आपको पता है ए समांतर माध्य है, यम क्या है, माध्यिका है, यम नॉट आपका क्या है, बहुलक है। ठीक है ना। तो इन्हीं पर बेस्ड अब हम लोग कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। हमने हालांकि सूत्र के विषय में आपसे पहले ही डिस्कशन कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको विषमता की जो मापें हैं उसमें क्या क्या फार्मूला यूज होना है, कैसे आप लोग सलूशन करोगे, इन बातों पर हम आज अध्ययन करेंगे। विषमता की मापें देखो, कार्ल पियर्सन और बाउले दो गणितज्ञ थे, दोनों ने अपने अपने ढंग से इसका फार्मूला दिया। तो सबसे पहले कार्ल पियर्सन के अनुसार हम लोग अध्ययन करते हैं। विषमता का जो सूत्र बनता है, विषमता को सामान्य रूप से यस के स्क्यूनेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो विषमता इज इक्वल टू होता है ए माइनस एम नॉट, यानी समांतर माध्य माइनस बहुलक। या इसी फार्मूले को अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 3 ब्रैकेट में ए माइनस एम, यानी ए माइनस माध्यिका, समांतर माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा।
यदि मान लीजिए बंटन के प्रथम और तृतीय चतुर्थक दिए गए हों, ठीक ना, यदि बंटन के चतुर्थक दिए गए हों तब इसकी यूनिट जो निकलेगा वो हो जाएगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम। आप अच्छे तरीके से जानते हो चतुर्थक विचलन किसकी सहायता से निकालते थे हम लोग, माध्यिका की सहायता से निकालते थे, ठीक है ना। तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, ये क्या हो गया, विषमता हो गया, किसकी सहायता से, चतुर्थक विचलन की सहायता से, जहाँ Q1 क्या है आपका प्रथम चतुर्थक है, Q3 क्या है आपका द्वितीय चतुर्थक है, प्रथम चतुर्थक, और Q3 क्या है आपका Q3 क्या है आपका तृतीय चतुर्थक, ठीक है। इसके बाद आता है विषमता गुणांक। विषमता गुणांक जो होता है वो J से रिप्रेजेंट होता है और इसका फार्मूला होता है A माइनस एम नॉट बाई सिग्मा, ठीक है ना। जो आपने मानक विचलन कैलकुलेट किया है वही है, ठीक है ना। और ये क्या है आपका समांतर माध्य, एम नॉट क्या है बहुलक है, ठीक है। इसी फार्मूले को आप अगर A माइनस एम नॉट को क्या लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ A माइनस एम होल डिवाइडेड बाई क्या हो गया सिग्मा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और ध्यान देना कि यदि बहुलक स्पष्ट न हो तो इन सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। बहुलक यदि स्पष्ट न हो तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे ही कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक बाउले का विषमता गुणांक होता है। उसका फार्मूला बनता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम होल डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। जो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक होता है J, उसकी वैल्यू -3 और 3 के बीच में लाइज करती है। इसको अच्छे से ध्यान दे लेना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में विकल्प के रूप में। और जो बाउले का विषमता गुणांक है J, वो -1 और 1 के बीच में लाइज करता है। यानी जब हम विषमता गुणांक निकालेंगे इस सूत्र से अगर निकाल रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है -3 और 3 के बीच में आएगी। और यदि हम बाउले का विषमता गुणांक निकाल रहे हैं तो जो इसकी वैल्यू है वो -1 और 1 के बीच में आएगी। इससे हम लोग आंसर आसानी से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये आपका Q3 प्लस Q1 माइनस 2m, Q3 माइनस Q1 और बाउले का विषमता गुणांक -1 to 1 के बीच में होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग सही से समझ लेंगे। और ये बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है आपका क्वेश्चन कैसे लगाएं हम, जो क्वेश्चन हम सलूशन अगर करना हो तो हम कैसे करें। जैसे मान लीजिए एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि निम्न सारणी का विषमता व विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब देखो दो कंडीशन है हमारे साथ। एक तो हम कार्ल पियर्सन का फार्मूला लगा सकते हैं और एक फार्मूला हम लोग
मान लीजिए सारणी है, एक फार्मूला हम लोग बाउले का यूज कर सकते हैं, 2 फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सलूशन कर सकते हैं। तो हमें अपनी सुविधा के अनुसार सलूशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए माध्यिका से अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, बाउले का विषमता गुणांक कैलकुलेट करना चाहते हो, तो माध्यिका का प्रयोग ही होगा उसमें। और अगर आप कार्ल पियर्सन का सूत्र यूज़ कर सकते हो तो उसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे लगाना चाहते हो, या क्वेश्चन जिस रूप में पूछा होगा उस रूप में आप उसका सलूशन करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए अगर आपको इसको कार्ल पियर्सन के सूत्र से अगर लगाना है, ठीक ना, तो विषमता गुणांक का आप सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। विषमता गुणांक बराबर, अभी मैंने फार्मूला आपसे बताया था जे का, विषमता गुणांक जे बराबर 3 ब्रैकेट में a माइनस एम होल डिवाइडेड बाई सिग्मा। ठीक है, और इसी में हमको मानक विचलन भी आपको निकालना है। मानक विचलन का व्यक्तिगत श्रेणी है, इसको देखिए 19, 8, 17, 12, 11, 10, 12, 14, 16 व्यक्तिगत श्रेणी दी गई है। तो सिग्मा इज इक्वल टू मानक विचलन इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन। इस सूत्र से मानक विचलन, यानी हमको इसकी ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, एम की ज़रूरत है। फार्मूले से हमें इस बात का आकलन हो जाता है कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले क्या निकालिएगा, इसका समांतर माध्य निकाल लीजिए। ए की ज़रूरत है तो समांतर माध्य निकाल लीजिए आप। तो समांतर माध्य ए बराबर हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत श्रेणी है तो इसलिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी इन सभी को जोड़ लीजिए आप। तो जोड़िएगा जब तो आ जाएगा इसका 6, 4, 10, 2, 12, 1, 13, 2, 15, 7, 22, 8, 30, 9, 39 के 9 हासिल लगा 3, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 10, 1, 11, यानी 119 आ रहा है। और जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 9 है आपके पास। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका लगभग 13.2 होगा। अप्रॉक्स वैल्यू जब कैलकुलेट करिएगा तो ये 13.2 आपको मिलेगा। माध्यिका कैसे निकालते हो, माध्यिका के लिए जो आंकड़े होते हैं उनको किस में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं या अवरोही क्रम में। तो आंकड़ों को क्या लिखिएगा, आरोही क्रम में लिखने पर। ठीक है, जैसे ही आप आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखोगे तो हो जाएगा 8, 10, 11, 12, 12, 14, 16, 17, 19। हालांकि यहाँ बहुलक भी हम निकाल सकते थे, बहुलक से भी, बहुलक इसका कितना है, 12 है, तो हमको डायरेक्ट सलूशन मिल जाता है, टेबल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आप देखिए n की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो जो माध्यिका आपका होगा वो क्या होता है, n+1/2 में पद का मान। तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 9 - 1 2 यानी 5वें पद का मान। तो इसकी जो वैल्यू मिल जाएगी, 5वां पद आप काउंट करिए तो आपके पास कितना है, 12 ही आ रहा है। अच्छी बात है, देखिए कि बहुलक भी अगर कैलकुलेट करते हैं तो 12 ही आता है। ठीक है ना, तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखो हमने समांतर माध्य निकाल लिया, माध्यिका निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, मानक विचलन चाहिए। तो मानक विचलन के लिए तो हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास पद क्या है, 19, सॉरी क्रम से ही लिख लीजिए जो लिखा है यहाँ पे, 8, 10, 11, 12, 12, 14, 16, 17 और 19। ठीक है ना, अब हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, डी निकालते हैं हम लोग। डी इज इक्वल टू क्या होता है, आप अच्छी तरीके से पता है क्या होता है, x माइनस ए। अब आप किससे निकालना चाहते हो, ये भी एक इश्यू है। ठीक है ना, आप समांतर माध्य से निकालना चाहते हो कि माध्यिका से निकालना चाहते हो। ठीक ना, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप लोग समांतर माध्य से ही इसको कैलकुलेट करें। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस ए। ठीक है, यानी जब आप इन पदों में से इसको निकालोगे, प्रत्येक पदों में से 8 में से 13.2 निकालोगे तो 8, 5, 13 लगभग -5.2 बचेगा। इसी प्रकार से इसको निकालोगे 3.2 बचेगा, 2.2 बचेगा, माइनस का 1.2 बचेगा, प्लस का 1.2 बचेगा, और फिर यहाँ पे 0.8, 2.8, 3.8, 5.8। जब आप डी स्क्वायर निकालोगे, जो कि हमको फार्मूले में ज़रूरत है, तो 27.04 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा।
ये हो जाएगा आपका 10.24, ये हो जाएगा आपका 4.84, ये हो जाएगा 1.44, ये हो जाएगा आपका 1.44, ये हो जाएगा आपका 0.64, ये हो जाएगा आपका 7.84, ये हो जाएगा आपका 14.44 और ये हो जाएगा आपका 33.64। तो जब आप इसको टोटल करिएगा, टोटल की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको जब करिएगा तो ये हमें मिल जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 10 4 14, ये हो जाएगा 5, यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा 101.56। कितना आ गया? 101 पॉइंट, आप इसको सही से देख लीजिएगा कितना आ गया आपका 101.56 आ रहा है। तो मानक विचलन क्या हो गया आपका? सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, आपने फार्मूला लिखा है तो 101.56 होल डिवाइडेड बाई हो गया 9। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 11.284 एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 3.6 अप्रॉक्स। ठीक है, अब विषमता हमें निकालना है, यानी स्क्यूनेस निकालना है। 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस एम, ये भी फार्मूला हमने लिखा हुआ है। इसी में मानक विचलन से डिवाइड करते हैं तो विषमता गुणांक हो जाता है, ठीक ना। तो 3 टाइम्स ऑफ 13.2 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1.2 दैट इज इक्वल टू 3.6, स्क्यूनेस हो गया। अब अगर विषमता गुणांक आपको कैलकुलेट करना है तो 3 टाइम्स ऑफ, फार्मूला आपका वही है ए माइनस एम, एंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस एम इज़, आप जब कैलकुलेट करोगे तो यही वाला मिलेगा। मतलब कुल मिला करके 3.6 आपको मिला है तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए 3.6 होल डिवाइडेड बाई 3.36 द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब इसको वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 1.071, ये आंसर आपका आया। ठीक ना। तो ये विषमता गुणांक निकालने का, व्यक्तिगत श्रेणी का विषमता गुणांक कैसे निकालोगे, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हम लोग जो क्या कहते हैं सतत श्रेणी होगी, उसका हम लोग विषमता गुणांक अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।